Welcome everyone. I am here with the topic from trade to territory. व्यापार से साम्राज्य तक. Class 8th, second chapter, Social Science. In this chapter, we will discuss following points and will try to cover in almost 3 videos all these topics. So one is the weak rulers after the Aurangzeb, coming up of Europeans, East India Company began trade in Bengal. Then trade led to the battles, a battle of Plassey. Then after the defeat of Plassey, then the company become Nawabs. Then afterward they tried to expand their empire. Then toward the South India, company start extending its empire. Uh, the parts of Tipu Sultan, wars with Tipu Sultan, war with Marathas, and then the different other policies by Britishers like the policy of paramountcy, doctrine of lapse, that we will discuss in the coming videos. So here the first one is which we are going to do in this video. One is about the weak rulers after Aurangzeb. As Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. When he died in 1707, after the 1707, the many Mughal governors, Subedars, जो जमींदार रहे, they began asserting their authority and established their own regional kingdoms. अपने जो जहाँ पर मैं जो नवाब जो सूबेदार रहे, गवर्नर रहे या ताकतवर जमींदार थे, उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंगडम उस एरिया का किंग की तरह का घोषित कर दिया और वो किंगडम जो है इंडिपेंडेंट हो गया. सो इट हैपन्ड एज दिल्ली नो लॉन्गर वॉज अ इफेक्टिव सेंटर, क्योंकि जो दिल्ली है, दिल्ली अब वो एक ताकतवर सत्ता नहीं रही. इसीलिए जो उसके आसपास में जितने भी जो ये किंगडम था, मुग़ल एम्पायर जितना जो था, तो दूर दूर दराज के जो गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंट हो गए. इसमें इन क्लास 7th दैट वी डिस्कस्ड एट द लास्ट ऑफ दैट चैप्टर, जो हमारा जो 10th चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था. अवध इंडिपेंडेंट हो गया, बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया, हैदराबाद के निज़ाम इंडिपेंडेंट हो गए. सो दैट वी डिस्कस. सो दैट वाज आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब. तो वो सेकेंड हाफ ऑफ जो 18th सेंचुरी है वो ख़ास तौर से वीक रूलर्स होने कारण कि सेंटर केंद्र में कोई एक ताकतवर सत्ता नहीं है, इसलिए जो वीक रूलर्स है दे स्टार्ट रूलिंग इन सेंटर एज वेल एज द किंगडम स्टार्ट दैट डिक्रीजिंग, और दैट गेव द राइज फॉर द स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स. तो इससे क्या होता है कि जब एक सत्ता, एक शक्ति देश को अगर नहीं बचा के रखती है तो क्या होता है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक रास्ता खुल जाता है, या दूसरे लोगों के लिए कि उस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि एक कोई ताकत और सत्ता नहीं है, तो अगर हम बिखर के रहेंगे तो हमें तोड़ना बांटना बहुत आसान हो जाएगा. यदि हम एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, तो हम इकट्ठे रहकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं. बट व्हाट हैपन दैट अब केंद्र में कोई ऐसी सत्ता नहीं है और इंडिपेंडेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग शासक राज करे. दैट गेव द राइज फॉर द कंपनीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की और दूसरे और जो देशों की जो कंपनीज रही, दे दैट गेव द some loopholes for them that they start ruling here, that we will discuss. Then the second topic is coming up of Europeans.
अब जो यूरोपियंस है वो भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि एक आकर्षण था टुवर्ड द इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो उनको यहाँ पर में आकर्षित कर रहे थे। यहाँ के साथ में बिजनेस करना, दैट वाज वेरी इजी, एज वी डिस्कस्ड इन क्लास 7th अबाउट द पोर्चुगीज वास्को डी गामा 1498 में भारत आए और उन्होंने ये एक्सप्लोर कर दिया, इंडिया को एक्सप्लोर कर दिया टू द वेस्टर्न कंट्रीज़। अब वो वेस्ट के लिए एक रास्ता खुल गया कि एक देश जिसको हम वहाँ तक में पहुँच सकते हैं, और उन्होंने एक समुद्री रास्ता आने के लिए खोज निकाला जो केप ऑफ गुड होप की तरफ से रास्ता था आने के लिए। दिस इज़ केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। सो फ्रॉम हियर ये जो इंग्लैंड मतलब जो यूरोप है, यूरोप से आने के लिए एक रास्ता हो गया। तो इस रास्ते से इंडिया तक के लिए आना और जो एशियन कंट्रीज़ है उन तक के लिए आने के लिए वो बहुत इजी हो गया, दैट दे कैन कम टू दीज प्लेसेस। और इससे क्या हो गया कि जो बाकी और देश है, पुर्तगाल ही नहीं बाकी और देशों ने भी भारत की ओर आने की शुरुआत की। अब भारत में ऐसा क्या था, भारत में क्योंकि जो व्यापार था वो भारत से दूसरे देशों के लिए किया जाता था, तो दूसरे जो आने वाले थे दे वर द डच पीपल। डच लोगों के लिए ये आसान हो गया यहाँ आने के लिए। देन दे ऑल्सो वांट द बिजनेस इन इंडिया, और मछलीपट्टनम के आसपास में इन्होंने अपना जो बेस है वो इस्टेब्लिश कर दिया। They formed United East India Company in 1602 and they came here in 1605। और तीसरे हैं फ्रेंच पीपल, 1668 में ये जो है इंडिया में आए और दे फॉर्म्ड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1664, और 1668 में ये आ गए सूरत और मछलीपट्टनम में। और चौथे थे ब्रिटिशर्स, इन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और 1612 में दे रीच टू इंडिया। देन नाउ इट इज़ दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट। इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूर्व की ओर क्यों माना जाती है, तो इसका क्योंकि पहले जो व्यापार होता था, व्यापार था इंडिया से टू द अरेबियन कंट्रीज़ एंड फ्रॉम अरेबियन कंट्रीज़ टू यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये जो व्यापार था, तो व्यापार से जो यहाँ से सामान जा रहा है, जो भारत से सामान जाता है, या तो वो चाइना होते हुए सिल्क रूट जो था मंगोलिया होते हुए अफ़गानिस्तान ईरान की तरफ को, और इराक के पास से वो जाएगा यूरोप के लिए। तो जो जब तक वो वहाँ पहुँचा था उसके प्राइसेस ज़्यादा हो जाते थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि क्यों ना डायरेक्ट हम इंडिया से व्यापार करें। तो इंडिया से अगर व्यापार करेंगे तो उनके लिए वो सामान जो है ज़्यादा कम दाम में हो जाएगा, सो दे विल गेट मोर प्रॉफिट्स। नाउ दैट इज़ तो वाई यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू एशिया एंड पर्टिकुलर टू इंडिया। तो ऐसा क्या था कि ये अट्रैक्शन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक तो ये नए इलाके हैं, नए इलाके थे और नए इलाके में वो आकर जो नए उनके लिए बाज़ार मिल सकते हैं, नया सामान मिल सकता है, एंड टू बाय गुड्स एट ए चीप रेट्स, सस्ते में सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कपास, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, सिल्क, ये इस तरह के जो सामान है वो that they were available and its demand was more in European markets। यूरोप में ज़्यादा मांग है इसलिए वो they want to come to here एंड टू गेट मोर प्रॉफिट्स, क्योंकि उनको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो वो बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि पहले उनको यूरोप के जो अरब के व्यापारी है, अरब के व्यापारियों से सामान लेना है, वो भी अपना फ़ायदा देखेंगे, उसके बाद वो यूरोप में जाकर बेचेंगे। तो अब बीच का जो मिडल मैन है, मिडल मैन हट जाएंगे, तो डायरेक्टली दे विल परचेज एंड देन विल सेल एंड दैट दे विल गेट मोर प्रॉफिट्स।
देन अब इससे क्या हो गया कि जो वो यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज जो भारत में आई, अब उनके बीच में आपस में कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि डच पीपल केम, पोर्चुगीज वर ऑलरेडी हियर, द फ्रेंच ऑल्सो केम, तो ब्रिटिशर्स हो गए। तो ये सब अब सामान तो सारा इंडिया से ही ले जा रहे हैं। इंडिया से ले जाने के लिए अब इनके आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गए। अब इतनी प्रतिस्पर्धा होने से क्या है कि कंपटीशन, कि अब वहाँ पर मैं वही देश जो है सामान को ज़्यादा बेच सकता है जो कम दाम में देगा, लेकिन कम दामों में देंगे तो उनके लिए प्रॉफिट कम हो जाएंगे। सो इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन अमंग यूरोपियंस एंड ओवर इंडिया। अब इसका इम्पैक्ट यूरोप के बीच में और इंडिया पर क्या हुआ कि जब आपस में उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई तो प्राइसेस पुश्ड अप। भारत में तो कीमतें बढ़ गई, लेकिन जो ब्रिटिशर्स है दे वांट एलिमिनेशन ऑफ राइवल कंपटीटर्स, दूसरों को ख़त्म कर जाते थे कि कोई भी यहाँ पर में नहीं रहे। तो आपस में वो चाहते थे कि कोई दूसरा देश यहाँ भारत में ज़्यादा ताकतवर ना हो। सो फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में शुरू हो गए। और ये कभी कभी क्या करते थे कि जो समुद्र में जो जहाज वगैरह है उनको रोक लेना है, उनको डुबोना है और उनके रास्तों को रोकना है जिससे कि वो आगे ना जा सके। और अगर जो बड़े बड़े जहाज जो भर के जा रहे हैं उनको आगे बढ़ने से रोकना है, किसी भी प्रकार से वो वहाँ पर में बिजनेस ना कर पाएँ या वो सामान बहुत लेट हो जाए, जिससे कि तब तक में दूसरे जो देशों के जो जहाज है वो वहाँ तक में पहुँच पाए, शिप्स जो है वो पहुँच पाए। सो ट्रेडिंग वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स। अब क्या हो गया कि जो ट्रेड है, अगर ट्रेड करना है तो बिजनेस करना है तो वेपन्स बड़े ज़रूरी है, क्योंकि लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा शिप को डुबो सकता है या उसको जो है आगे बढ़ने से रोकेगा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए या सामान चोरी हो जाएगा तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उनको ज़रूरी था कि दे नीड द आर्म्स। अब ये जो आर्म्स है ये भारत के लिए खतरा हो गई कि अगर वो हथियार चाहते हैं, हथियार से नाउ ट्रेडिंग पोस्ट नीड प्रोटेक्शन। वो कहते हैं कि हमें जो हमारे जो ट्रेडिंग पोस्ट है जहाँ पर में हम सामान को इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पर में हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि कोई दूसरे देश के जो सैनिक जो लोग हैं उस पर कैप्चर कर सकते हैं या उसको लूट सकते हैं। नाउ सी कि देखो ट्रेडिंग पोस्ट नीड प्रोटेक्शन, ठीक है, उनको तो प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो गया कि अब एक तो उनके वेपन्स आने लग गए। व्हेन देयर वेपन्स स्टार्ट कमिंग, अब उनके वेपन्स अगर भारत आ गए तो उसके साथ साथ में सैनिक भी आएंगे। सैनिक आएंगे तो वो देश के लिए खतरा हो गए, भारत के लिए खतरा हो गए। सो देन दे स्टार्ट अ फोर्टिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, कि जो वो जहाँ पर मैं उस सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, कि जो चौकियाँ हमारी कि जहाँ पर मैं हम सामान इकट्ठा करते हैं कि इनकी किलाबंदी करना चाहते हैं क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अब जब किलाबंदी हो गई तो उनका एक तरह से वहाँ पर मैं जो उस एरिया है वो जो जितना भी एरिया होगा उस पर उनका अधिकार हो गया, और साथ में सेना हो गई, वेपन्स हो गए। सो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स, इससे जो लोकल रूलर्स है अब लोकल रूलर्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। एंड कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड एंड पॉलिटिक्स। कंपनी को अब बड़ा मुश्किल था कि भी जो ट्रेड और पॉलिटिक्स है इसको हम दूर कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जो लोकल रूलर्स है वो कहते हैं कि हम तो बिजनेस नहीं करने देंगे, अगर बिजनेस करना है तो हमारे तरीके के हिसाब से करना पड़ेगा। और फिर जो कंपनी है वो अब उनको पॉलिटिक्स, इंडियन की जो पॉलिटिक्स है, जो रूलर्स की, जो यहाँ के जो नवाब्स वगैरह है उनके साथ में इंडल्ज होना पड़ेगा। अब आगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी वो बंगाल में ट्रेड करना शुरू करती है, 1651 में फर्स्ट फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। ये 1696 में उन्होंने किला बना दिया। ये जो हुगली नदी के पास में फैक्ट्री भी सेटअप की। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया कि जो यहाँ के जो ऑफिसर थे उनको ब्राइब किया और 3 गांव की जमींदारी ले ली। जमींदारी मीन्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कलेक्ट करने का उनका
अधिकार हो गया। व्हेन दे विल कलेक्ट द रेवेन्यू, अब रेवेन्यू कलेक्ट करने से क्या हो गया कि उनको जो यहाँ पर में बिजनेस करना है वो बिजनेस करना है, दैट दे हैव टू डू द बिजनेस विद गोल्ड एंड सिल्वर, और उनके पैसों से नहीं होगा, या तो फिर इंडिया के पैसे होने चाहिए। अब उनके पास में इंडिया के पैसे हैं नहीं, तो इसीलिए उनको ये था कि अगर हम यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते तो हमें पैसा आ जाएगा, उसके थ्रू वो बिजनेस शुरू कर। नाउ सी द इंटरफियरेंस, कि अब वो इंडिया के अफेयर्स में इंटरफियर करना शुरू कर देते हैं। देन दे परसुडेड औरंगजेब, औरंगजेब को उन्होंने जो है राज़ी कर दिया कि वो फरमान एक ब्रिटिश के लिए निकालें कि वो ड्यूटी फ्री टैक्स जो व्यापार है वो वहाँ पर मैं कर सके, कि उन पर टैक्स नहीं लगेगा ब्रिटिश कंपनी को। और इससे क्या हो गया कि टैक्स उनको तो माफ़ हो गया, लेकिन जो बंगाल है, बंगाल का रेवेन्यू बहुत कम हो गया, एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल। सो नवाब मुर्शिद कुली खान प्रोटेस्टेड, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, हम इनको यहाँ पर मैं ड्यूटी फ्री टैक्स करने नहीं देंगे। अब क्या होता है कि जो मुर्शिद कुली खान है, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, ये रिफ्यूज़ करता है कि भाई आई विल नॉट अलाउ यू टू डू ड्यूटी फ्री। और इसके साथ क्या था कि जो वो बाकी जो कंपनी के जो ऑफिसर थे जो अपना बिजनेस करते थे, उन्होंने भी ये फरमान का हवाला देते हुए कि हमें जो है माफ़ किया हुआ, जबकि उन्होंने कंपनी को माफ़ के लिए किया था कि कंपनी को बिज़नेस करने के लिए फ्री में हमें अलाउ करते हैं कि वो बिज़नेस कर सकते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो ऑफिसर वगैरह थे वो भी व्यापार कर रहे हैं, और वो भी कहते हैं कि नहीं, हमें भी परमिशन दी, जबकि वो सिर्फ कंपनी के लिए दी थी, इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं थी। तो मुर्शिद कुली खान ये नहीं चाहता था। सो एट एज इन सेंटर जो है दिल्ली में वीक मुगल रूलर्स थे, तो दिस लेड टू द व्यापार से युद्ध। अब ये व्यापार से युद्ध की तरफ को बढ़ावा हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड कंपनी के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। एज नवाब रिफ्यूज्ड टू गिव द ग्रांट फॉर द कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट, और कहते हैं कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है तो हमें जो है नजराने पेश करो, जैसे राजाओं के लिए, नवाबों के लिए दिए जाते थे, उनको टैक्स दो, उनको गिफ्ट्स वगैरह दो, देन दे विल अलाउ देम फॉर द राइट टू ट्रेड, अदरवाइज दे कैन नॉट डू द ट्रेड इन इंडिया। सो ही ऑल्सो डिनाइड द राइट टू मिंट कॉइन्स, कि वो सिक्के भी यहाँ पर मैं नहीं बना सकते, ढाल नहीं सकते, अधिकार उसको छीन लिया। सो स्टॉप्ड इट्स फर्दर फोर्टिफिकेशन, की किलेबंदी भी नहीं करेंगे, आगे फर्दर जो है वो किलेबंदी भी नहीं करेंगे। सो दीज आर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, नाउ सी हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो एरियाज थे, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब इस जो कॉन्फ्लिक्ट आपस में बढ़ रहे हैं नवाब और कंपनी के बीच में, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस, अब इसके परिणाम क्या हुए, दैट वाज द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई हो जाती है। अब ये देखो कि जो एक व्यापार करने के लिए कंपनी आई, वो यहाँ पर में अब लड़ाई करना शुरू कर लेती है, युद्ध की तरफ को बढ़ गया। अब नाउ सी दैट दे स्टार्ट डूइंग द वॉर। सो दैट इज दैट फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। So for the next for the topics, please watch my next video. Thank you.